नमस्कार, मैं अखड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया सेशन और रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर इंडेक्स कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। 8 सेशन के अंदर आज इंडेक्स ने वापस अपना नया रिकॉर्ड स्तर हाई हिट किया। ऑयल एंड गैस, फार्मा यहाँ पे खरीदारी थी, लेकिन आज एग्रेसिव सेक्टर जितने थे, चाहे बैंक्स, ऑटो, रियल्टी, तीनों में ज़बरदस्त तेज़ी आई लास्ट आवर में। और 2-2:30 बजे से इंडेक्स में बढ़िया तेज़ी की कई सारी वजह आप मान सकते हो। पहले तो जो एक्सपायरी थी तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन तो रहता ही है। सो ऊपर के जो कॉल राइटर्स थे उनको ट्रैप करके खींचा बाजार ने। दूसरा, एक न्यूज़ फ्लो भी बाजार में घूम रहा था जो ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रहा था कि चाइना शायद रेट कट कर सकता है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास और कुछ नया पैकेज इन्फ्यूज़ कर सकता है। सो ये ट्रिगर स्पार्क कर गया स्पेशली उन कंपनियों के लिए जो कि चाइना में रखते हैं, प्लस मेटल, उसकी तरफ से एक अच्छा सपोर्ट आ गया। तो मेटल कंपनियों में अच्छी तेज़ी इसकी वजह से देखने को मिली। प्लस टाटा मोटर्स वगैरह जैसी कंपनियों में अच्छी तेज़ी आई तो वो ऑटो को सपोर्ट दे गया। 1450 अंकों के आसपास की तेज़ी अदरवाइज सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया तेज़ी के साथ इंडेक्स बंद हुआ और निफ्टी भी करीब करीब 2% की तेज़ी में 470 अंकों का उछाल, ऑल टाइम हाइस पे यहाँ पर भी क्लोजिंग रही। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% का उछाल। निफ्टी बैंक 1.5% की तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन आज सुबह से ही फॉर्म था और करीब 1500-1550 शेयर तेज़ी में, 800-850 शेयर में बिकवाली। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जब बाजार में तेज़ी आई तो उस तेज़ी में एडवांस डिक्लाइन में कोई खास चीज़ नहीं आया। जो फर्स्ट हाफ का एडवांस डिक्लाइन था वो वहीं का वहीं रहा। 1600 शेयर तेज़ी में एडवांस के पहले से ही थे, वही 1500-1550 शेयरों के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी। 900 शेयरों में गिरावट थी, 850 डिक्लाइन के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शार्प सर्ज मेटल में आया, शार्प सर्ज आया रिलायंस में, करीब 40 अंक के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला रिलायंस में था। प्लस जो बाकी HDFC बैंक एंड ICICI बैंक ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ब्रोकरेज हाउसेस का इम्पैक्ट देखने को मिला आज केन्स टेक में, डिक्सन टेक में, जहाँ पे नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ी। होनासा में आज एक ब्लॉक हुआ, उस ब्लॉक का इम्पैक्ट देखने को मिला। HPL इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक ऑर्डर आया 144 करोड़ रुपए के आसपास का, उसका एक स्पाइक लास्ट आवर में देखने को मिला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कल मैनेजमेंट के शाम को बयान आए थे, ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई की बातचीत उन्होंने बोली, उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक अच्छे अपमूव वहाँ पर ही बनते हुए दिखाई पड़े। प्लस अगर सेक्टर स्पेसिफिक अदरवाइज देखा जाए तो आज जो की सेक्टर्स कामकाज कर रहे थे उसमें लास्ट आवर में पहले सबसे ज़्यादा जो अच्छे मूव आया उसमें टाटा मोटर्स, HDFC बैंक और रिलायंस, यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और अगर अदरवाइज सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो आज मेजरली मार्केट में जो पार्टिसिपेशन था वो मिड कैप में एक अच्छा पार्टिसिपेशन था। IT में आज 10 के 10 शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। ऑटो के 14 के 14, 15 में से 14 शेयर तेज़ी में थे। फार्मा के 20 में से 17 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। PSU बैंक के 10 शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेज़ी थी और निफ्टी बैंक के भी 11 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज IPO बंद होगा PN गार्डगिल का, एक स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के है, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर जो बेंचमार्क में सेट हो गया वो बजाज हाउसिंग है। करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी वहाँ पर मिली है। सो ये न्यूज़ फ्लोस, ये ट्रिगर्स जिनके दम पे मार्केट्स में आज एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले जो कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसमें, हेलो सुमित सर, विप्रो, इंडस टावर, रिलायंस पावर में क्या करें, वोडाफोन आइडिया? देखो कमलेश जी, विप्रो एंड इंडस टावर आर गुड टू गो। पहली चीज़, विप्रो आज वैसे भी 3% चला है क्योंकि ऑब्वियसली एज वैल्यू कहीं ना कहीं तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगी। और निफ्टी के सबसे सस्ते IT कंपनियों में HCL टेक और विप्रो का ही नाम आता है। मिड कैप में न्यूक्लियस एंड जेंसार टेक आता है। तो ये चारों का नाम जहाँ सस्ते में आता है तो बाजार ने पिक कर ही लिया। और रही बात इंडस टावर में, तो कल एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी था और उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी है। 100-150 रुपये के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड रखा है। अगर वोडाफोन के अंदर रिवाइवल आता है सो ये रिवाइवल बहुत हद तक काम करेगा इंडस टावर के लिए, क्योंकि इंडस टावर का एक स्टेक भी है वहाँ पर, प्लस टेनेंसी इंप्रूव होने की बातचीत भी की गई है। सो इसलिए भी लॉन्ग साइड पे आप रहो यहाँ पर। रही बात रिलायंस पावर की, तो सर यहाँ से मतलब अब जैसे जैसे डिटेल आए उसके हिसाब से काम करना है यहाँ पर। अब जो जो कंपनी स्पेसिफिक आउटकम आता रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अटकलें ज़्यादा हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा भी है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। आइडिया है कि इसमें 11 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो इनका राइट्स का दाम नहीं, FPO का दाम था, उसको आप एक स्टॉप लॉस लेके बने रहिए एंड जैसे जैसे तेज़ी मिलती है रिट्रेल करते रहिए, सिंपल। सर एक पावर स्टॉक और एक केमिकल स्टॉक सजेस्ट कीजिए, कल खरीदना चाहता हूँ। मंजीत जी, पावर के लिए टाटा पावर एंड केमिकल के लिए आरती, UPL,
दीपक, अब डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के ऊपर। टाटा केमिकल, इवन टाटा केमिकल भी आज बहुत टूट गया, सो 2-4 दिन में घूम घाम के वहीं आ जाएगा। सो ये भी आप देख सकते हो। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इनग्रेविया भी ठीक है। सो केमिकल में बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन पावर में टाटा पावर के साथ आप स्टिक करो फिलहाल तो। आगे बढ़ते हैं, और केमिकल हो गया, पावर हो गया। अदानी टोटल गैस में फंस गया हूँ, क्या करें? और आईडीएफसी फर्स्ट में गोश्त आप देखो, अगर आईडीएफसी फर्स्ट में आप अगर आईडीएफसी फर्स्ट में, तो जो इनका मर्जर है सबसे बड़ा ट्रिगर है। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टॉक ऐसी रेंज में चलता रहेगा। पता नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बैंक के केस में सारे बैंक्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू दिख रही है, चाहे कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो। अभी कोई इन्हें पूछ नहीं रहा, क्योंकि डिपॉजिट की ग्रोथ कम आ रही है, तो सबको लग रहा है कि जब तक डिपॉजिट ग्रोथ आएगी ही नहीं, बाजार जब तक पैसे तेज़ी बाजार में रहेगी, लोग बैंकों में पैसा ही नहीं डालेंगे, और पैसा नहीं डालेंगे तो यहाँ ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ये बात को आधार मान के लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं बैंक्स में, लेकिन एक अच्छी वैल्यू है बैंक्स के अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग नंबर भी आपको बताता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के अलावा कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई भी, जिसने बोनस दिया हो आज तक। सो एक अच्छी चीज़ है, आप बने रह सकते हो यहाँ पर विद टाइम। लेकिन दूसरा जो पक्ष है आपका, दूसरा जो सवाल था वो था अदानी टोटल गैस में। सर यहाँ के केस में आप थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर काम करिए, और प्लस स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हैं तो, लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो बात अलग है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर आप वो स्टॉप लॉस जो इनका शायद QIP का नाम था या प्रेफरेंशियल का नाम था, उसको आप फॉलो करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 200 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू। निश्चित दीक्षितर बने रहो, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो कोई ऐसा इशू तो है नहीं। कंपनी धीरे धीरे चीज़ें बेटर ऑफ कर रही है, नंबर्स को पिकअप कर रही है, और करार पे करार कर रही है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है क्योंकि अभी नंबर नहीं है। दूसरा, आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ प्रमोटर की बाइंग था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सो आप इन दोनों को आधार मान के रह सकते हो। और एक एडिशनल डिस्क्लोजर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हो उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस के पास है, तो कोई भी कॉल आप लेते हो तो एक बार को आप वैसे भी अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेते हो, लेकिन यहाँ पर और ओवर होकर काम एक बारी कर लेना। इसके अलावा सुमित सर, VBL और टाटा पावर हिंदुस्तान जिंक में कौन से प्राइस पे ऐड करें? देखो सर, हिंदुस्तान जिंक के केस में लक्ष्मण जी, ये कंपनी बहुत अच्छी है, एक लार्जेस्ट सिल्वर प्लेयर के तौर पे कामकाज करती है, प्लस इनका और भी काम है सिल्वर के अलावा भी, जिंक है, लेड है, इनमें भी ये काम करते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन भी है, ग्रुप भी अच्छा है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री भी है। बट एक ही कंसर्न है कि 99% के आसपास की हिस्सेदारियाँ गिरवी रखी हुई है। सो उस पार्ट को आप एक कंसर्न मान सकते हो, बाकी अदरवाइज में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐड किया जा सकता है उस तरह से, अगर आप डिविडेंड की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो। वरना आउटराइटली मेटल की स्टोरी को प्ले करना है तो हिंडाल्को सीम्स बेटर, पहला। रही बात आपके CI ऑटोमोट, नहीं कहाँ गया, टाटा पावर जियो फाइनेंस से बात हो ही चुकी है। वरुण बेवरेज के केस में भी एक एडजस्टमेंट होना था, आज ही शायद वो बोनस का एक्स हुआ होगा। सो बोनस नहीं, स्प्लिट का एक्स हुआ होगा, मतलब वो कोई एक्स था इसमें आज, तो एक बार को वो आप देख लेना, क्योंकि अभी तो इसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, इक्विटी छूटेगी, कुछ समय रेंज में रहेगा, तो थोड़ा अभी समय दे दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर रहेगा काम करना इसके अंदर। आप अभी के लिए मिसेस बेक्टर देखिए, 2000 पार हो गया, इवन टाटा कम्युनिकेशन वापस 2020 आ गया। सो ये वो स्टॉक हैं जिनको आप आराम से अदरवाइज देख सकते हो, इनमें आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिनियोटेक्स केमिकल, देखो बॉबी साहब, कंपनी अच्छी है, और रिसेंटली इसने एक बढ़िया शायद फंड रेज भी किया, और उसका कामकाज ये लोग फर्दर एक्सपेंशन के लिए कर भी रहे हैं। बट स्टॉक पिछले 10 दिन में ही इतना चला, 100 रुपये के आसपास, ये 50-60 रुपये चल चुका है। सो दो कंपनी अच्छी है, आप समय दे सकते हो, थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर बिता भी सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये थोड़ा हाल में चला है, सो अकॉर्डिंगली कॉल लेना इसके अंदर, वैसे ही कंपनी कोई खास खराबी नहीं है। ओके इसके अलावा सुमित सर, हाउ टू एनालाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट कैश फ्लो देखना चाहिए या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस? नेट कैश फ्लो अरुण सर, ऑलवेज फ्री कैश फ्लो होता है जो बेसिकली देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। कोई भी कंपनी के लिए जो डेट, मतलब आमतौर पे किसी भी FMCG IT कंपनियों के लिए जो कैश फ्लो जनरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका फ्री कैश फ्लो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिकरिंग वे में कैश फ्लो जनरेट हो रहे होते हैं।
लेकिन कैश रिजर्व कितना रखा हुआ है और डेट कितना पड़ा हुआ है, तो ये नेट डेट सिचुएशन उससे क्लियर हो जाएगी आपको कि कितना इस कंपनी में नेट डेट है। जैसे रिलायंस के केस में है, कंपनी में 2 लाख करोड़ का डेट है प्लस 1 लाख करोड़ का कैश भी है। सो यहाँ नेट डेट की सिचुएशन आपको क्लियर है कि कितना डेट है, प्लस उसमें हमेशा हमेशा 40-40 हज़ार करोड़ रुपये का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। सो वो कंपनी के कितने समय के अंदर डेट रीपे कर देगी विद देयर केपेक्स, तो ये चीज़ें वहाँ हेल्प करती हैं आपको समझने के लिए। लेकिन कोई भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश रिच कंपनी जैसे इन्फोसिस है, जैसे TCS है, एक स्ट्रॉन्ग कैश रिच कंपनी है और हर साल 10-10 हज़ार करोड़ के कैश जनरेट भी कर रही हैं, तो इनके केस में इनके पास कैश ही कैश है। सो ये एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, नए केपेक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, या बजाज ऑटो है डेट फ्री और कैश जनरेट कर रही है। सो इस तरह की कंपनियों की अलग सिचुएशन है। सो ऐसी कंपनी जिसका डेट नील हो, कम हो, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, 440 करोड़ का डेट है और बाकी कैश फ्लो जनरेशन है 400 करोड़ रुपए के, 4000 करोड़ रुपए का, तो इस तरह कैश फ्लो जनरेशन हुए जा रहा है और डेट बहुत मिनिमम है, तो वो आप नेट डेट फ्री मानोगे उसको। सो कैश फ्लो में फ्री कैश फ्लो देखना ज़रूरी है आपके लिए, और कैश का सिचुएशन और डेट का सिचुएशन भी साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा। ओके, हेलो सर, CIE ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रो स्टील, स्टील, विच वन टू चूज? CIE ऑटोमोटिव एनी डे। इलेक्ट्रो स्टील स्टील में थोड़ा सा इशू है अभी के लिए, लेकिन बेटर इज CIE ऑटोमोटिव एनी डे, बट थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। ओके, शोभा डेवलपर में क्या है सर? ऑलरेडी इतनी बढ़िया तेज़ी तो आ चुकी है अखिलेश जी, 400-500 रुपये से इस प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी उसमें, क्योंकि तब प्रमोटर बाय कर रहा था लगातार, और चलते 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 वो शेयर आज मतलब 3 गुना 4 गुना हो चुका वहाँ से। सो अब क्या ही इसमें और बात करी जाएगी, मतलब ऑलरेडी इतनी एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी देखी जा चुकी है, और एक एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी के बाद ये शेयर ऊपर के लेवल पे, और प्रमोटर ने जहाँ बाय किया था 480 से शायद 520 या 560 की रेंज में कहीं प्रमोटर ने बाय किया था, उसके बाद ये शेयर 4 गुना हो चुका है। सो अब आगे क्या सिचुएशन बनती है देखना पड़ेगा, बट ऑलरेडी प्रमोटर के लेवल से बहुत ऊपर आ चुका है शेयर, तो उस हिसाब से आप देखिएगा इसको पहले। सर, GQG बाइंग इन GMR एंड IDFC 77 बोथ बाइंग बिलो बाइंग प्राइस, कैन आई एवरेज? देखो ठाकुर साहब, GMR में तो मैं सुन रहा हूँ कि हाँ शायद थोड़ी सी और अपमूव आ सकता है, क्योंकि वो लेवल के नीचे भी आ गया GQG के, और यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यू लॉकिंग की बातचीत भी है। एयरपोर्ट कारोबार में 10% स्टेक उन्होंने लिया भी है, कुछ एनालिस्ट मीट भी होने वाली गोइंग फॉरवर्ड। सो GMR एयरपोर्ट फिर भी सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। IDFC फर्स्ट में तो वो मर्जर है, तो जब तक वो रेशियो नहीं, अब क्योंकि GQG का होराइजन और हमारा होराइजन में बहुत अंतर है। सो और वो कब एग्जिट कर जाए पता नहीं चलता, या कब अपना स्टेक घटा के 1% के नीचे ले फिर एग्जिट कर जाए पता नहीं चलेगा। सो उससे आप अगर फॉलो अप कर रहे हो तो मतलब क्लोजली वॉच करना, बट GMR एयरपोर्ट सीम्स बेटर। ये वारंट, शेयर वारंट क्या होता है सर? 2 तरह से दीक्षित साहब इसे पढ़ सकते हो। एक तो जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट में लग कर आता था वो वारंट, कोई भी वारंट जो साथ में अटैच होकर आता था, और कई बार कन्वर्टेबल वारंट्स दिए जाते हैं, जिनको आप अभी तो वो वारंट के तौर पे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको कन्वर्ट करके आप इक्विटी में डाल लेते हो। सो आप कौन से वारंट का रेफरेंस ले रहे हो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादातर वारंट आप पढ़ते हो वो होता है कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू शेयर देना। आमतौर पर जब कभी आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है किसी भी कंपनी की AGM में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस वोटिंग राइट को हटाने के लिए या तो DVR दे दो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसमें वोटिंग नहीं होती और उनमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, या आप उनको वारंट दे दो जो आगे चल के कन्वर्ट होंगे कभी इक्विटी में। सो वो वारंट आपके पास रहेंगे, आप होल्डर रहोगे वारंट होल्डर, लेकिन जब वो कन्वर्जन होंगे तब आप इक्विटी शेयर होल्डर बनोगे। सो इन केस आप मतलब ये लोग शायद आप लोग को आइडिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कभी भी अगर कोई कंपनी लिक्विड होती है, मतलब कोई कंपनी बिक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पूरी, तो सबसे कम हिस्सा जो होता है या सबसे कम दावेदारी जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, यानी हमारे लोगों की होती है। तो पहले प्रेफरेंशियल आएंगे, उससे पहले डिबेंचर आएंगे क्योंकि वो क्रेडिटर होते हैं, फिर डिबेंचर आएंगे, प्रेफरेंशियल डिबेंचर देन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, देन बाकी लोग, उसके बाद जाए कहीं इक्विटी का लास्ट नंबर आता है, तो उसमें भी इक्विटी में भी कई क्लासेस होते हैं। सो इसीलिए ये पेपर पे आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन उसी तरह की सिचुएशन बनती है। सो वारंट उससे पहले आ जाता है, उनको पहले मिलेगा फिर आपको मिलेगा। सो ये वही टेक्निकल चीज़ों में से एक है। सर, आई हैव 700 शेयर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हैविंग एवरेज प्राइस ऑफ 123 पर शेयर, आई एम इन लॉस नाउ, कैन आई ऐड मोर एट करंट प्राइस? और सर अभी के लिए आप वेट एंड वॉच इज़ बेटर, क्योंकि आप ऑलरेडी PSU की भी तेज़ी देख चुके हो, PSU बैंक की भी तेज़ी देख चुके हो। 2 बैंक में वैल्यू है, लेकिन फिर भी आपको SBI जैसा बैंक ज़्यादा सस्ता मिल रहा है इंस्टेड ऑफ किसी भी छोटे बैंक के। सो SBI है या बैंक ऑफ ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक है, ये सब फिर भी एक बार वो सस्ते हैं कंपेरेटिवली मिड टर्म बैंक के। सो पहले उनको प्रेफरेंस दीजिए, अगर रिवाइवल होगा तो पहले वहीं आएगा,
फिर इनमें आएगा। सो अभी के लिए तो आप बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच, ज़्यादा बेटर है। मॉसचिप सेमीकंडक्टर ले सकता हूँ क्या शॉर्ट टर्म के लिए? अग्रवाल साहब, मुझे ये पता नहीं कि इसमें सिर्फ नाम में ही सेमीकंडक्टर या एक्चुअल सेमीकंडक्टर करती है कि नहीं। सो इस समय अगर आपको खाली लग रहा है कि मॉसचिप है और सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की मार्केट गर्म है, ले लेता हूँ, तो सर मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये सेमीकंडक्टर बनाती भी है, सिर्फ नाम में सेमीकंडक्टर है। तो नाम के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना वो जो वो था ग्रीव्स कॉटन, इट इज़ नॉट इनटू टेक्सटाइल, वो इंजीनियरिंग में। ऐसे बहुत सारे आर नाम वाली कंपनियाँ रहती हैं, इनका काम कुछ और होता है, नाम कुछ और होता है, इनमें मत पड़िएगा। सो एक बार देख समझ लीजिए कि ये है इस काम में, तो आप जाइए तो ज़्यादा बेटर है। और एवरीथिंग इज़ नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी उस काम में है भी, तो भी अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई काम का नहीं है वो काम भी। सो पहली चीज़ प्रॉफिट पकड़िए, अगर प्रॉफिट है किसी कंपनी में तो वो किसी काम की है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो सिर्फ नाम ही है, काम नहीं है। ओके सर, सुमित सर, मेरे पास मोल्टेक पैकेजिंग और वीआईपी इंडस्ट्री के शेयर 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? कहीं और इन्वेस्ट चाहिए जो आपकी तरफ से लॉन्ग टाइम के लिए हो? सीएट एंड नैटको। एलकेएम अब नहीं बोलूँगा क्योंकि वो 4400 से बोलते बोलते 66 63 64 तो आ गया, आज 2000 रुपये चल चुका है वहाँ से। सो एलकेएम को अब थोड़े दिन के लिए रिलीफ दीजिए, नीचे मिले ऐड करिए। और नैटको एंड सीएट, इन दो पे आप अदरवाइज नज़र रखिए, ये दोनों बढ़िया कंपनियाँ हो सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पोर्टफोलियो में 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है और अभी फ़िलहाल वो 17 लाख का ही पोर्टफोलियो है, कुछ मिलता नहीं है, क्या करूं? सोच रहा हूं कि खाली करके पहले से शुरू करूं, कोई ज़्यादा प्रॉफिट है या ज़्यादा लॉस है? देखो पटेल सर, ये मैं मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव है आपका फैसला, और आप ही इसको डिसाइड ले सकते हो कि कैसे आप पूरा ज़ीरो करोगे और ज़ीरो शुरू करोगे। हो सकता है अच्छे शेयर आपने ले रखे हों, आपका पेशेंस टूट रहा हो इसलिए निकल जाएँ, आप निकल जाओ, चलना शुरू हो जाए। और हो सकता है आपने वो शेयर ले रखे हो जो ऑलरेडी डबल हो चुके हों। सो अभी मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मार्केट इज़ नॉट फॉर अ डे और सो और एन ईयर और सो, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी है। आपको आराम आराम से बने रहना है, आराम आराम से निवेश करते रहना है, पैसा जोड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इस चक्कर में मत पड़िए कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ आ गया, रुक गया, बढ़ नहीं रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब चलता रहेगा। सो आज अगर ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा है 25,000 रुपये, तो यही ऑल टाइम हाई मैंने 7,000 भी देखा है, यही ऑल टाइम हाई मैंने 6,000 भी देखा है, यही ऑल टाइम मैंने 10,000 भी देखा है। वहीं से धीरे 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 ये सब एक ना एक दिन ऑल टाइम हाई थे ही। ऐसे ही करते करते निफ्टी आज 25,000 हो गया, फिर किसी और दिन कोई और नया लेवल छुएगा। सो वी कीप ऑन ग्रोइंग, नंबर्स कीप ऑन ग्रोइंग, और कंपनियों की अर्निंग कीप्स ऑन ग्रोइंग। अर्निंग बढ़ेगी, पी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, फिर शेयर सस्ता महंगा हो जाएगा। सो ये चलता रहेगा। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करिए, कंपनियों में क्या क्या ले रखा है वो चेक करिए, और फिर कॉल लीजिए। आउटराइटली खाली इंडेक्स देके कॉल मत लीजिए। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे आज शाम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार के आप लोग ज़रूर ले लें, पूरी तरह से रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।